हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मजे में होंगे, मस्त होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। कई समय से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग से ही आप वीडियो बनाइए, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है पूरा वीडियो। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य रिक्त स्थान का कलांतर होता है। तो बच्चों देखो, आपने जब धारा और विभवांतर के बीच में अपन इसका फेजर आरेख से समझे इसको, तो हमने जब इसका फेजर आरेख निकाला तो याद करो कि VL माइनस VC और यहाँ धारा आई, दोनों के बीच का जो कोण कितना है, ये 90 डिग्री होता था। यानी कि एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो गया, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होता है। अगला, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का I नोट शिखर मान है और IRMS आभासी मान में संबंध है। तो इसका तो सीधा सीधा संबंध, इसका डेरिवेशन आपने पढ़ा है, तो क्या था आपका, IRMS इज इक्वल टू I नोट बाय √2। अगला प्रश्न, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में होती है। तो देखो, इसके लिए अपन ने ट्रांसफार्मर अनुपात पढ़ा था, परिणमन अनुपात। ट्रांसफार्मर के लिए क्या था, IP अपॉन IS, ES अपॉन EP और NS अपॉन NP, आया होगा याद, बराबर के। यानी कि अब हमें कौन सा ट्रांसफार्मर बोला, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बोला। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभवांतर क्या होता है, बढ़ाया जाता है, विभव को बढ़ाते हैं, विभवांतर को बढ़ाते हैं। तो विभवांतर बढ़ा रहे हैं, देखो तो विभवांतर बढ़ा रहे हैं, तो इसमें ऊपर कौन आ रहा है, इसके साथ वे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में क्या है, कम है। ये देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में कम होती है। समझ में आएगी बात। ये ES बढ़ गया तो NS बढ़ाना ही पड़ेगा, तो NS ग्रेटर देन NP। इसका मतलब क्या हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण को धारा पर आधारित होते हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला, एक शुद्ध धारिती परिपथ में धारा आगे विद्युत वाहक बल कला में होता है। तो इसका भी फेजर हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका जब आप फेजर खींचा था आपने, तो याद करें कि यहाँ पर धारा जो होती थी वो विभवांतर से 90 डिग्री आगे होती थी। ठीक है, तो इनमें कितने का अंतर आता था, 90 डिग्री का। तो आंसर क्या हो गया, एक शुद्ध धारिती परिपथ में धारा आगे 90 डिग्री विद्युत वाहक बल से होती है, कल 90 डिग्री कला में आगे होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है केवल DC को, केवल AC को, DC तथा AC दोनों को, न AC को न DC को। तो बच्चों इसका आंसर है केवल AC को, केवल AC को अपने से नहीं गुजरने देता है। अगला, ट्रांसफार्मर के क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। ऑप्शन है लाभ हानि, फ्लक्स क्षरण, क्षेत्रीय हानि और भंवर धारा। तो बच्चों ये आपको अच्छे से याद है कि भंवर धारा को प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को क्या करते हैं, पटलित बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है DC मोटर, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर और चौक कुंडली। देखो, मोटर क्या करता है, मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो AC जनरेटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज,
60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो बच्चों इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। भारतीय घरों में दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कृषि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर I0 मान है, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होगा? तो देखो, एक पूर्ण चक्र में ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक चक्र पूरा हो जाता है आपका। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में जो आपका एक चक्र पूरा होता है, इसमें धारा के औसत मान जो का डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला था, तो क्या आया था? IAV बराबर 0, यानी कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है, 0 होता है ना। 0 क्या होता है? धारा का औसत मान 0 होता है। अगला, प्रतिघात का SI मात्रक लिखिए। तो प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। अगला, वाटहीन धारा क्या है? तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो या फिर शुद्ध प्रेरकत्व हो। देखो, इसका ये फॉर्मूला PAV इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। तो फाई को आप क्या ले लो, इसमें 90 डिग्री, cos 90, तो cos 90 का मान 0, तो PAV बराबर 0। तो ये देखो आप, यदि केवल शुद्ध प्रेरकत्व यानी कि L या शुद्ध धारिता ले लें, ठीक, परिपथ का प्रतिरोध 0 है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, किंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो जिसमें केवल या तो C हो या L हो, उसी परिस्थिति में उसमें बिना ऊर्जा क्षय हुए, देखो ऊर्जा क्षय यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया, PAV बराबर 0। तो जहां ऊर्जा क्षय 0 होता है, वहां जो हमें धारा प्राप्त होती है, उस धारा को आप क्या कहते हैं? वाटहीन धारा। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध धारिता तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है, ठीक है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, किंतु ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस दशा में धारा वाटहीन होती है? तो धारा और विभवांतर के बीच कलांतर 90 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यही वाली परिस्थिति जो अभी इस वाले क्वेश्चन में बताई मैंने, PAV बराबर 0 करके, तो ये जो 90 वाली कंडीशन होती है, यही वाटहीन धारा की कंडीशन है, दशा है। तो क्या है कि भाई वाटहीन धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर 90 डिग्री होना चाहिए। सही जोड़ी बनाइए। अगला प्रश्न है आपका, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रतिघात का सूत्र होता है ω/L। धारितीय प्रतिघात 1/2 पाई C FC। RL परिपथ की प्रतिबाधा √R² धन XL का वर्ग। RC परिपथ की प्रतिबाधा R² धन XC का वर्ग। LCR परिपथ की प्रतिबाधा तो R² XL माइनस XC का वर्ग। ये आपकी सही जोड़ी का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो देखो, सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि भाई क्या होगा, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं। यह धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, यह धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। देखो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं, गलती से लिख देते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होती है और दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। ऐसा नहीं है, तुलना करेंगे कि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से 2 पॉइंट। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता? भाई क्यों नहीं होता है कि हमें ये चीज जानकारी है कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत चक्र में, ठीक है, जो कुल धारा होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन नहीं होता क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र का औसत मान 0 होता है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती एमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस्पर बराबर दूरी पर नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात तो ये मालूम है हमें कि जो प्रत्यावर्ती एमीटर बनाए जाते हैं वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं।
और धारा का ऊष्मीय प्रभाव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, अर्थात ऊष्मा जो होगी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और जैसे जैसे कि धारा का मान बढ़ते जाएगा समय के साथ साथ ऊष्मा का मान बढ़ते जाएगा, थोड़ी जैसे जैसे समय के साथ ऊष्मा का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, जो अमीटर बनाते हैं, उसमें शुरुआत में चिन्ह पास पास लगाते हैं और उसके बाद दूर दूर चिन्ह लगाते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, देखो कि भाई तप्त धारा तापमापी में विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे तप्त तार धारामापी स्केल पर बने चिन्ह समान दूरी पर न होकर प्रारंभ में पास पास और फिर आगे की ओर दूर दूर होते जाते हैं। अगला प्रश्न, नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है, दिष्ट धारा नहीं। तो इसका कारण है कि भाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या करते हैं कि भाई जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको ट्रांसफार्मर की सहायता से, यानी कि हम ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको धारा विभवांतर के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी धारा की प्रबलता को हम क्या कर सकते हैं, घटा व बढ़ा सकते हैं। किसके उपयोग से, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम धारा का मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए नागरिक वितरण में किसका प्रयोग किया जाता है, एसी का। और ट्रांसफार्मर की सहायता से जैसे अब डीसी को कन्वर्ट करना है तो वो प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। ठीक है, इसीलिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका नागरिक वितरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इनकी प्रबलता को घटाकर बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न, गुणता गुणांक Q क्या है, इसके सूत्र लिखिए। क्वालिटी फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, Q। तो LCR परिपथ में अनुनाद तीक्ष्ण उस समय होता है जब अनुनादी आवृत्ति की प्रत्येक आवृत्ति और आवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, देखो अनुनाद आवृत्ति के प्रत्येक आवृत्ति में थोड़ा सा, अगर आवृत्ति में आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो धारा के मान में अत्यधिक कमी हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आता है, शार्प चेंज आता है, तीक्ष्ण। ठीक है, तो इस तीक्ष्णता का जो निर्धारण करता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अनुनाद की तीक्ष्णता निर्धारण एक विमाहीन राशि से किया जा सकता है जिसे Q गुणांक कहते हैं। अच्छा, इसके लिए सूत्र भी पूछा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र सीधा हो जाएगा। इसका सूत्र है Q बराबर 1/R √L C। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तीक्ष्ण को। चलो, तो क्या होगा ये 1/R √L/C। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र लगाया जाता है, तो परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिघात के लिए व्यंजक लिख प्राप्त कीजिए। देखो बच्चों, ये 5 नंबर के शुरू हो गए हैं यहां से, है ना। तो अब क्या है, एक संधारित्र लेना है, ये एक संधारित्र लिया है और इसके साथ क्या लगाया हमने, ये प्रत्यावर्ती हमने विभवांतर विद्युत वाहक बल यहां पर लगाया, V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक, और ये आपका संधारित्र C है। अब इसमें क्या निकालना है, परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिघात के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अपने को एक तो धारा चाहिए और एक प्रतिघात चाहिए यहां पर। ठीक, निकाल लेते हैं। तो क्या दिया है, विभवांतर क्या है हमारे पास, तो विभवांतर हमारे पास है V बराबर प्रत्यावर्ती विभवांतर, V बराबर V0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर V0 sin ओमेगा t। क्या निकालना है इसमें अपने को, धारा, प्रत्यावर्ती धारा निकालनी है। तो जब धारा निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है, dQ/dt। तो d/dt, Q की जगह रख V की, सॉरी dQ/dt है ना। तो d/dt Q बराबर होता है हमारे पास CV। क्या होता है, CV। और V का मान क्या है आपके पास, V का मान ये रहा, V0 sin ओमेगा t। तो ये हो गया CV0 sin ओमेगा t। अब बच्चों ये जो CV0 है ये तो नियतांक है, इसको बाहर कर लिया, d/dt sin ओमेगा t।
और इस ओमेगा टी का फलन के फलन से डबल से क्या हो जाएगा, आपका अवकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो गया आपके पास, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका ओमेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, क्या आया, आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इसको बदल लेते हैं, इसको एक काम करो, सी वी नॉट ओमेगा, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो इसको आप लिख लो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। इस वाली को आप दे देना समीकरण 1, ये वाली को दे देना आप समीकरण 2। ये बच्चा हो गया धारा के लिए व्यंजक। अब देखो धारा और विभवांतर के बीच में कितना आया, कलांतर। तो धारा और विभवांतर के बीच में जो कलांतर, धारा आगे आई 90 डिग्री अग्रगामी होगी, किससे, विभवांतर से। धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती विभवांतर से। देखो ना आप समीकरण 1 को 2 से ध्यान से, तो 2 देखो पाई बाय 2 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री धारा आगे आ गई। ठीक, अच्छा अब ये जो आई नॉट है किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो आई नॉट बराबर हमने किसको लिया, ओमेगा सी वी नॉट। अब वी नॉट के बटे में लेते जाओ आई नॉट बराबर ओमेगा सी, और वी नॉट बटा आई नॉट जो होता है आपका हो गया एक्स सी, 1 बटा आएगा ना, एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी। ये आपका किसका व्यंजक हो गया बच्चों, एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी, ये आपका प्रतिघात का व्यंजक हो गया। ठीक, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर निकाल ली। बहुत सरल है, आपको करना कुछ नहीं है। पहले तो प्रत्यावर्ती विभवांतर ले लें, फिर उसका धारा का सूत्र लगाएं, उसमें Q बराबर सी भी हम जानते हैं संधारित्र का, तो वो सूत्र रखें, फिर V का मान यहाँ रख के उसके बाद आपको अवकलन कर देना है। ठीक है, तो व्यंजक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई। अब ये अपने को सिद्ध करना है कि PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई। तो देखो हमें ये जानकारी है कि जो शक्ति जो होती है, शक्ति क्या होती है, विभवांतर और धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, विभव और धारा के, विभवांतर और धारा के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है, और ये क्या है आपका औसत शक्ति है। ठीक, अब मैं विभवांतर यहां पर अपन ले लेते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, व I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमने यहाँ कल्पना कर ली। क्या कल्पना कर ली कि भाई V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। ये मान यहाँ P में रख देते हैं, तो P बराबर V की जगह रखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह रखो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ सूत्र लगा लो साइन A माइनस B का, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ठीक, उसके बाद अब एक काम करिएगा कि ये जो हमारे पास है साइन ओमेगा टी, इसका इंटू अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। अब एक काम करो बच्चों, इसमें आप क्या करो, ये जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव, यहाँ आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन फाइव। ठीक है, बटे में ये 2। तो अब क्या आ गया, ये वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव माइनस 1/2। अब ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी, ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया इंटू साइन फाइव। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है कि अब पूर्ण चक्र में अगर अपन औसत मान पूर्ण चक्र में निकालेंगे इसको, तो पूर्ण चक्र में क्या होता है, ठीक है,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर 0 से 2 पाई के बीच में आप समाकलन करोगे तो 1/2 आएगा, और इस साइन 2 ओमेगा टी का आप समाकलन करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, और ये मान यहाँ रखोगे तो पी ए वी बराबर वी नॉट आई नॉट, इसकी जगह आपने लिखा 1/2 कोस फाई, और इसको आप लिख सकते हो कि पी ए वी बराबर वी नॉट बटा √2 और आई नॉट बटा √2 कोस पाई। 2 को लिख सकते हैं ना, √2 गुणित √2 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये सूत्र आ गया आपका पी ए वी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। यहाँ के बाद यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणामन अनुपात का सूत्र, ठीक है, ऊर्जा क्षय के कारण व इन्हें कम करने के उपाय, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दिया गया आपका, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र जैसा कि मैंने इसमें बना दिया, ठीक। अब देखिएगा, नामांकित चित्र हो गया। अब सिद्धांत की बात करें तो ये जो है अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। अब बात करेंगे अपन परिणामन अनुपात का सूत्र। तो देखेंगे इसका जब सूत्र हम देख रहे हैं तो इसका सूत्र में क्या हो जाएगा। देखो, अब जब प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक तीसरे वाला कर रहे ना, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ईपी बराबर माइनस एनपी डी फाई बाय डी टी। फिर क्या, द्वितीयक कुंडली में, तो द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएगा, ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी, ठीक। और ईपी बटा क्या कर दो, ई एस बटा ईपी कर दो, तो क्या आ जाएगा ये माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी माइनस एन पी बटा डी फाई बाय डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया, ये आया आपका ई एस बटा ई पी बराबर एन एस बटा एन पी। अब आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो इनपुट शक्ति है, शक्ति निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI होता है, तो EP इंटू IP और ES इंटू IS, तो क्या हो जाएगा, इस ES के अपोन में ये कौन चला जाएगा, EP, और इस IP के अपोन में ये IS। इसको आप दे दो समीकरण 1, इसको दे दो 2, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चा, ये ES बटा EP NS बटा NP और IP बटा IS इज इक्वल टू क्या ले लो बच्चों, K। बच्चों अब तीसरा क्या है, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय, ठीक है। ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय, तो एक तो आपकी ताम्रहानि है, ठीक है। तो ताम्रहानि कब होती है कि तार में बहुत सारी ऊष्मा व्यय हो जाती है, ठीक है। और उसे कम करने के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर में आप प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेते हैं, उसी टाइप से अपचाई में द्वितीय कुंडली का तार मोटा लेते हैं, ठीक। एक होती है आपकी कौन सी, दूसरी होती है आपकी शैथिल्य हानि। तो शैथिल्य हानि में क्या होता है कि बार बार क्या होता है, चुंबकन, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, देखो
इस टाइप से चलती प्रत्यावर्ती धारा, तो बार बार क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन होता है, इसके कारण भी बहुत सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसमें आप क्या करते हैं, नर्म लोहे के क्रोड का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी ताम्रहानि, ठीक है, तीसरी क्या होती है आपकी, ताम्रहानि, ठीक। तो ताम्रहानि क्या होती है, इसमें उष्मा का कुछ भाग किसमें, भंवर धाराओं के रूप में खर्च हो जाता है। इसे कम करने के लिए अपने को क्या करने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ताम्रहानि, शैथिल्यहानि, ठीक है, और लोहहानि, सॉरी तीसरा वाला जो मैंने इसको पहले जो बताया है, ताम्रहानि, शैथिल्यहानि और इसको लोहहानि है ना, इसको भी मैंने ताम्रहानि बोल दिया गलती से, ध्यान रखिएगा। तो लोहहानि में क्या होता है, जो है आपकी उष्मा भंवर धाराओं के रूप में उष्मा व्यय हो जाती है, और उसे क्या करना पड़ता है, उसे कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाते हैं। तो तीन प्रकार की हानि अपने पढ़ लिया अपन ने, काफी है। पहली है ताम्रहानि, दूसरी है शैथिल्यहानि और तीसरी है लोहहानि। ताम्रहानि जब कब होता है, तो जब उष्मा का कुछ भाग तारों में उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। शैथिल्यहानि बार बार चुंबकन और विचुंबकन के कारण होता है, और लोहहानि भंवर धाराओं के कारण उष्मा व्यय हो जाती है, ठीक है। इसे आगे बढ़ाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में ज्ञात कीजिए परिणामी वोल्टेज, परिपथ की पारगम्यता और धारा और उसके बीच में कलांतर, ठीक है, सरल है ये भी। तो देखो बनाते हैं, एलसीआर परिपथ लेते हैं, ये प्रेरकत्व, यहां पर ये प्रतिघात मतलब सॉरी प्रेरकत्व, संधारित्र, और ये आपका प्रतिरोध। इसके बीच में क्या लगा दो आप भाई, प्रत्यावर्ती विभवांतर आप यहां पर लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका प्रेरकत्व VL, ये हो जाएगा आपका VC, और ये हो जाएगा आपका VR, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो विभवांतर आपने लगाया है वो क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई प्रत्यावर्ती विभवांतर क्या हो गया आपका, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और अब L के सिरों पर विभवांतर, तो क्या हो जाएगा, L के सिरों पर विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, तो VL बराबर हो जाएगा आपका IXL। इसी टाइप से C संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, VC बराबर IXC। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो VR बराबर IR। यहाँ लिख देंगे, आप सब लिख लेना इसमें पूरा पूरा। यहाँ लिखना कि प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर, फिर यहाँ लिखना संधारित्र C के बीच में विभवांतर, फिर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ये तीनों चीजें हो गई, ठीक। अब ये तीन तो अपने को पता। अब देखो जब आप VL माइनस VC निकालेंगे, यानी LC के लिए अगर देखें, तो LC के लिए तो हमारे पास ये VL माइनस VC और यहाँ धारा आई आ जाती है। और केवल धारा के लिए देखते, मतलब प्रतिरोध के लिए देखते, तो धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। तो इसकी जगह आप I की जगह आप क्या पुट कर रख देंगे, यहाँ पर VR रख देंगे। और अब इनका जो परिणामी विभवांतर है इनके कटान बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, परिणामी विभवांतर इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। तो अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज चाहिए। तो परिणामी वोल्टेज V बराबर अंडर रूट VL माइनस VC का वर्ग प्लस VR का वर्ग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये V बराबर अंडर रूट VL की जगह रखो आप IXL माइनस IXC और इसका वर्ग प्लस IR का वर्ग। उसमें से क्या करो, अब I कॉमन निकाल लेंगे, तो बाहर आ जाएगा वर्ग, इस वर्ग से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचा XL माइनस XC का वर्ग प्लस R का वर्ग, ठीक, ये आ गया। अब ये तो आ गया परिणामी विभवांतर। अगर प्रतिबाधा चाहिए तो प्रतिबाधा क्या आ जाएगी, तो प्रतिबाधा आ गई आपकी V बटा I यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट XL माइनस XC का वर्ग और R का वर्ग। चाहे तो आप इसकी जगह रख दो XL की जगह ओमेगा L, XC की जगह ओमेगा C का वर्ग प्लस R वर्ग।
अब एक और क्या चाहिए बच्चों आपको, इसमें कलांतर चाहिए, तो यहाँ ले लो फाई। अब टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। तो वी एल हो गया आपका आई एक्स एल आई एक्स सी बटे आई आर। आई कॉमन निकाल लेना, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स एल का मान रख देना। तो ओमेगा एल 1 बटा ओमेगा सी बटे आर। तो बच्चों ये आया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कलांतर आया टेन इनवर्स बराबर ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी बटे में आर। ये फाइव बराबर आया। ठीक है, फाइनल आंसर। तो ये आपका कलांतर भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति ये होती है। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं कि भाई जहां पर एक्स सी बराबर एक्स एल, अनुनाद का वो एक्स सी बराबर एक्स एल, मतलब कि जो प्रेरकत्व की प्रतिबाधा और किसकी, प्रेरकत्व की प्रतिबाधा और संधारित्र की प्रतिबाधा बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है, अपन अनुनाद कहते हैं। तो एक्स सी बराबर क्या हो गया हमारे पास, एक्स एल। एक्स सी की जगह क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा सी, और एक्स सी की जगह 1 बाई ओमेगा सी, और एक्स एल की जगह ओमेगा एल। अब ओमेगा का इंटू इधर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर आर, और 1 बाई क्या हो जाएगा, ये एल सी। अब वर्ग हटा दोगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो 1 बटा अंडर रूट एल सी, और ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो एफ बराबर 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र आ गया। ठीक है बच्चों, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका परेशानी का मैं आपका समाधान कर दूंगा।